हेलो स्टूडेंट्स, मैं एस चंद्रावत आपके सामने फिर से लेकर उपस्थित हुआ हूँ 11th क्लास केमिस्ट्री। और इसके अंदर अपन चर्चा कर रहे हैं लेसन 6 ऊष्मागतिकी थर्मोडायनेमिक्स के बारे में। देखिए, ऊष्मागतिकी के बारे में अपन बात करें तो इसमें अपना आज का टॉपिक है एंट्रोपी। ठीक है, इस एंट्रोपी के बारे में चर्चा करें कि ये होती क्या है। तो देखो, कोई भी निकाय जो होता है ना, कोई भी तंत्र जो होता है, उस तंत्र की अव्यवस्था की जो माप होती है उसी को अपन एंट्रोपी कहते हैं। अब बात आती है कि अव्यवस्था कैसे होगी। तो देखो, जैसे हम बात करते हैं, आपको पता है कोई ठोस पदार्थ होता है, ठोस पदार्थ में अवयवी कण जो होते हैं ना, वो एक दूसरे से बहुत मजबूती से जुड़े हुए होते हैं, यानी कि उनके मध्य आकर्षण बल बहुत ज़्यादा होता है। जब कणों के बीच आकर्षण बल बहुत ज़्यादा है ठोस के अंदर, तो वो गति नहीं कर सकते। गति नहीं करेंगे मतलब वहाँ पर कोई अव्यवस्था उत्पन्न नहीं होगी। परंतु बात करें अपन गैस के बारे में, तो आपको पता है गैस के कण तो अपनी इच्छा के अनुसार स्वतंत्र रूप से, अनियमित रूप से गति करते हैं। जब वो अनियमित रूप से गति करेंगे, जब वो अपनी इच्छा के अनुसार गति करेंगे, तो वो क्या करेंगे, वो अव्यवस्था उत्पन्न करेंगे। तो अपन बात करें कि एक तो है ठोस और एक है गैस, दोनों में किसकी एंट्रोपी ज़्यादा हुई। तो यदि तुलना अपन करें तो ठोस में कण गति नहीं कर सकते थे, मतलब वहाँ पर कोई अव्यवस्था नहीं है। अव्यवस्था नहीं है मतलब एंट्रोपी भी वहाँ पर नहीं है। परंतु गैस के कण अपनी इच्छानुसार गति कर रहे हैं, किधर भी गति कर रहे हैं। अब इच्छानुसार गति कर रहे हैं तो वहाँ पर अव्यवस्था उत्पन्न होगी, मतलब वो आपस में टकराएंगे, है ना। तो जब अव्यवस्था उत्पन्न होगी तो गैस की एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ जाएगी। तो ध्यान रखेंगे इस बात को कि एंट्रोपी जो होती है ना, इस चीज को अपन देखें तो गैस की एंट्रोपी क्या होगी, ज्यादा होगी, और ठोस की एंट्रोपी क्या होगी, कम होगी। तो वो सिंपल सी बात है, जहां पर अव्यवस्था जितनी ज्यादा होती है उस अव्यवस्था को ही अपन क्या बोल देते हैं, एंट्रोपी कह देते हैं। ठीक है ना। तो आ जाएगी बात समझ में। चलो, तो परिभाषा अपन यहां पर नोट कर लेते हैं कि किसी निकाय की अव्यवस्था की माप, किसी निकाय की अव्यवस्था, किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को ही, अव्यवस्था की माप को ही एंट्रोपी कहते हैं। किसी निकाय की अव्यवस्था की माप को ही क्या बोलते हैं, एंट्रोपी कहते हैं। ठीक है भाई। अब बात करते हैं कि परिभाषा तो अपन ने देख ली, फॉर्मूला क्या होता है। तो वो सिंपल सी बात है, उत्क्रमणीय प्रक्रम जो होता है ना, उस उत्क्रमणीय प्रक्रम में उत्सर्जित या अवशोषित की गई ऊष्मा, रिवर्सिबल प्रोसेस जो होता है, उत्क्रमणीय को इंग्लिश में क्या बोलते हैं, रिवर्सिबल प्रोसेस कहते हैं। तो देखो, क्यों रिवर्सिबल, मतलब उत्क्रमणीय प्रक्रम में उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा है कौन, क्यों रिवर्सिबल, बटे तापमान कितना है T। तो इन दोनों का जो अनुपात होता है ना, वही क्या कहलाता है, एंट्रोपी में परिवर्तन होता है, यानी डेल्टा S के बराबर होता है। वही एंट्रोपी में परिवर्तन यानी कि डेल्टा S के बराबर होता है। ठीक है ना। तो पूछा जाए कि एंट्रोपी में परिवर्तन क्या होता है, यदि ये पूछा जाए तो क्या बोलेंगे, उत्क्रमणीय रूप से उत्सर्जित या अवशोषित की गई ऊष्मा और तापमान, इन दोनों का अनुपात जो होता है ना, वही क्या होता है, एंट्रोपी में परिवर्तन के बराबर होता है। ठीक है ना। तो ये चीज भी आप लोगों को यहाँ पर ध्यान रखना है, इस फॉर्मूले को आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखना है। ठीक है ना। तो ये एंट्रोपी परिवर्तन का फॉर्मूला है भाई। ठीक है, इसके बारे में लिखे अपन यहाँ पर। तो देखो, कहते हैं, इसी के आगे लिख लेते हैं, जो उत्क्रमणीय, जो उत्क्रमणीय जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में, उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय द्वारा उत्सर्जित एवं अवशोषित उत्सर्जित एवं
अवशोषित ऊष्मा तथा निकाय के ताप के अनुपात के बराबर होती है। ठीक है, तो जो उत्क्रमणीय प्रक्रम में निकाय द्वारा अवशोषित या उत्सर्जित ऊष्मा तथा तंत्र के ताप या निकाय के ताप के अनुपात के बराबर होती है, ये कौन बोलता है? ये बोलता है आपका एंट्रोपी। ठीक है ना, तो फॉर्मूला क्या हो जाएगा? डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटे टी हो जाएगा। ये अपना एंट्रोपी परिवर्तन है। अब सुनो ध्यान से, एंट्रोपी परिवर्तन की अपन बात करें तो अपन ने ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अंदर स्वतः प्रक्रम के बारे में पढ़ा है। स्वतः प्रक्रम मतलब ऐसे प्रक्रम जो बिना किसी बाह्य बल के अपने आप संपन्न होते रहते हैं, है ना। जैसे कि आपका जो पानी है वो ऊपर वाले धरातल से नीचे की ओर लगातार बहता रहता है, तो ये अपने आप संपन्न हो रहा है ना प्रक्रम। अपने आप ऊपर वाले तल से कहाँ जाता है पानी? नीचे वाले तल पे आ जाता है। तो जो प्रक्रम बिना किसी बाह्य बल के अपने आप संपन्न होते हैं, स्वतः संपन्न होते हैं, उन्हें अपन ने क्या नाम दिया था? उन्हें अपन ने स्वतंत्र या फिर स्वतः प्रक्रम कहा था। क्या कहा था उनको? स्वतः प्रक्रम उनको कहा था। और ये जो स्वतः प्रक्रम होते हैं ना, ये स्वतः प्रक्रम अपने आप संपन्न होते रहते हैं। तो देखो, इनमें हमेशा एंट्रोपी बढ़ती है। इनमें एंट्रोपी का मान हमेशा क्या होता है? बढ़ता है। देखो भाई, आपको पता है ना कि जब पानी जो है वो बह रहा है, ठीक है, अब जब पानी की गति तेज होती है, बहुत ज़्यादा पानी आ जाता है, पानी की गति बहुत तेज होती है, तो वो अपने रास्ते में आने वाले जो भी, चाहे वो घर हो, चाहे वो पेड़ पौधे हो, जीव जंतु हो, सबको बहा कर ले जाता है। ठीक है ना। तो उस ज़्यादा पानी ने क्या की? उसने अव्यवस्था उत्पन्न की ना, और अव्यवस्था को अपन क्या बोल रहे हैं? एंट्रोपी कह रहे हैं। ठीक है ना। तो वो सिंपल सी बात है कि जो स्वतः प्रक्रम होते हैं, ये स्वतः प्रक्रम भी क्या करते हैं? एंट्रोपी में वृद्धि करते हैं। और ये कौन बोलता है? ऊष्मागतिकी का द्वितीय नियम बोलता है। ठीक है ना। तो यहां पर इस बात को भी अपन नोट करेंगे कि ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार, ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार स्वतः प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम, स्वतः प्रक्रम या अनुत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी बढ़ती है। एंट्रोपी बढ़ती है। ठीक है ना। जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी सदैव स्थिर रहती है, जबकि उत्क्रमणीय प्रक्रम की एंट्रोपी सदैव स्थिर रहती है। ठीक है, क्या रहती है? स्थिर रहती है। ठीक है भाई, तो ये चीज़ आप लोगों को यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है, चलो, तो ये था अपना एंट्रोपी टॉपिक। ठीक है, जिसके बारे में अपन एक सामान्य सी बात, एक छोटी सी बात यहाँ पर कर ली है। एक बार मैं फिर रिपीट कर रहा हूँ, किसी भी निकाय की अव्यवस्था की जो माप होती है, यानी कि जितना ज़्यादा कोई निकाय अव्यवस्थित होगा उसकी एंट्रोपी उतनी ज़्यादा होती है। इसको अपन उत्क्रमणीय रूप से उत्सर्जित या अवशोषित ऊष्मा और तापमान, इन दोनों के अनुपात के रूप में प्रदर्शित करते हैं। यानी डेल्टा एस बराबर क्यू रिवर्सिबल बटे टी से अपन इसको लिखते हैं। ऊष्मागतिकी के द्वितीय नियम के अनुसार क्या बोला गया है कि चाहे स्वतः प्रक्रम हो चाहे अनुत्क्रमणीय। अनुत्क्रमणीय का मतलब होता है जो एक ही दिशा में चल रहा है, जो एक ही दिशा में होता है उसको क्या बोलते हैं? अनुत्क्रमणीय। तो इन दो प्रक्रमों की एंट्रोपी तो हमेशा क्या होती है? बढ़ती है।
और जो ये उत्क्रमणीय प्रक्रम होता है ना, इसकी एंट्रोपी सदैव क्या रहती है, स्थिर रहती है। तो ये दो बातें आप लोगों को यहाँ पर ध्यान में रखनी है, ठीक है। अब बात करते हैं अपन यहाँ पर अगले टॉपिक के बारे में इसी से संबंधित, तो वो आता है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। भौतिक सार्थकता, तो अगला टॉपिक अपना यहाँ पर है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। अब देखो भाई क्या होती है एंट्रोपी की भौतिक सार्थकता। तो देखो सबसे पहली बात मैं आप लोगों से करूं तो कोई भी तंत्र जो होता है ना, यदि उसमें ताप बढ़ाया जाता है, कोई भी तंत्र है उसमें तापमान क्या कर दिया अपन ने, बढ़ा दिया। जब तंत्र का तापमान बढ़ाते हैं ना तो ताप पाकर अणु जो होते हैं वो गति करने लग जाते हैं। जैसे बात करूं मैं यहाँ पर एक कोई कंटेनर है, उसके अंदर गैस भरी हुई है, ठीक है ना। अब अपन ने क्या किया, उस कंटेनर का तापमान बढ़ा दिया। जैसे अपन तापमान बढ़ाएंगे तो होगा क्या, तापमान बढ़ाते ही उस गैस जो भरी हुई है उसके अंदर उसके अणुओं को ऊर्जा मिल जाएगी। ऊर्जा मिलने से वो क्या करेंगे, गति करेंगे। जब उनको ऊर्जा मिल जाएगी तो ऊर्जा मिलने के कारण वो कण क्या करेंगे, गति करेंगे। गति करेंगे तो आपस में टकराएंगे, और टकराएंगे मतलब क्या उत्पन्न होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यानी जब भी किसी निकाय को गर्म किया जाएगा, जब भी किसी निकाय को तापमान दिया जाता है या गर्म किया जाता है तो उस निकाय में अव्यवस्था बढ़ती है। और अव्यवस्था बढ़ने का मतलब क्या हुआ कि निकाय की एंट्रोपी भी बढ़ेगी, ठीक है ना। तो पहली बात तो आपको समझ में आनी चाहिए कि ताप बढ़ाने से एंट्रोपी क्या होती है, बढ़ती है, ठीक है ना। तो पहला बिंदु लिख लेते हैं, ताप बढ़ाने पर, ताप बढ़ाने पर अणुओं की गतिज ऊर्जा, अणुओं की गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण, गतिज ऊर्जा बढ़ने के कारण एंट्रोपी का मान भी, एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है। एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है, ठीक है भाई। पहला बिंदु तो ये आपको ध्यान रखना है। दूसरा बिंदु क्या बोलता है भाई कि देखो कोई कंटेनर है जिसके अंदर मान लेते हैं पहले भरे हुए थे, मान लेते हैं गैस के 500 अणु थे। कितने अणु थे, 500। आपने वहाँ पर 500 अणु और ला के डाल दिए। तो भाई जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी ना, पहले 500 अणु थे, अब आपने क्या डाल दिए, 500 अणु और ला के डाल दिए। तो जब अणुओं की संख्या बढ़ेगी तो भी क्या उत्पन्न होगी, उनमें अव्यवस्था उत्पन्न होगी। और उस अव्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, एंट्रोपी। यानी सिंपल सी बात है, अणुओं की संख्या बढ़ेगी या सांद्रता बढ़ेगी तो हमेशा क्या होता है, एंट्रोपी जो होती है वो बढ़ती है, ठीक है ना। जैसे होता है ना कि एक कमरा है, अब एक कमरे के अंदर बैठने की जो है ना, एक कमरे के अंदर मैक्सिमम मान लेते हैं 50 व्यक्ति बैठ सकते हैं। अब अपन ने उसके अंदर 50 और भर दिए तो 50 और 50 कितने हो गए, 100। तो बैठ सकते थे 50, पर अपन ने कितने भरे हुए हैं, 100 भरे हुए हैं। तो वहाँ पर क्या उत्पन्न होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। और उस अव्यवस्था को अपन क्या बोलेंगे, एंट्रोपी, ठीक है ना। तो बहुत सिंपल सी बात आप लोग ध्यान रखेंगे यहाँ पर कि अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या, अणुओं की संख्या या सांद्रता बढ़ने पर, या सांद्रता बढ़ने पर एंट्रोपी का मान, बढ़ने पर एंट्रोपी का मान भी, एंट्रोपी का मान भी बढ़ता है, ठीक है। तो सांद्रता बढ़ने पर एंट्रोपी क्या होगी, बढ़ेगी, ठीक है। इसके अलावा एक और चीज़ अपन बात करें कि सुनो, जब पदार्थ की अवस्था में परिवर्तन होता है, अवस्था का मतलब समझते हो, ठोस से द्रव में बदलो या फिर द्रव से गैस में बदलो, ठीक है ना। अब सुनो ध्यान से, ठोस से जब पदार्थ को द्रव में बदलते हैं तो आपको पता है ना, ठोस में अवयवी कणों के बीच रिक्त स्थान क्या था, कम था, इसलिए आकर्षण बल बहुत ज़्यादा था।
मजबूती से आपस में जुड़े हुए थे। वो मजबूती से जब कण एक दूसरे से जुड़े हुए हैं तो उनमें अव्यवस्था क्या होगी, कम से कम होगी, क्योंकि वो दूर नहीं जा पाएंगे, गति नहीं कर पाएंगे, तो अव्यवस्था वहाँ पर नहीं होगी। अब अपन ने क्या किया, ठोस को पिघलाकर बदल दिया द्रव में। ठोस को जैसे ही पिघलाकर द्रव में बदला तो उसमें कणों के बीच में दूरियां क्या हो गई, बढ़ गई। कणों के बीच दूरियां बढ़ी तो आकर्षण क्या हो जाएगा, कम। आकर्षण कम हो जाएगा तो वो कण क्या करेंगे, गति करेंगे। और जब भी कणों की गति होगी तो क्या उत्पन्न होती है, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। यानी कि ठोस से अपन ने द्रव में बदला तो एंट्रोपी का मान क्या हुआ, बढ़ा। उसी प्रकार से द्रव से अपन ने किसमें बदला, गैस में। तो भाई जैसे आप लोग द्रव से गैस में बदलते हैं तो गैस में तो कण और दूर दूर हो जाएंगे। कण और दूर दूर हो गए तो उनके बीच आकर्षण और कम है। जब आकर्षण बहुत कम है तो वो अपनी इच्छा के अनुसार क्या कर रहे हैं, गति कर रहे हैं। जब इच्छानुसार गति कर रहे हैं तो वो आपस में क्या करेंगे, टकराएंगे, और उनके टकराने से क्या उत्पन्न होगी, अव्यवस्था उत्पन्न होगी। तो इस प्रकार से आप लोग ध्यान रखेंगे कि जब जो है अणु, जब किसी भी निकाय के बारे में बात कर रहे हैं कि किसी भी निकाय में अवस्था में जब परिवर्तन होता है तो अवस्था में परिवर्तन होने से एंट्रोपी बढ़ जाती है। ठीक है ना। तो ये चीज़ भी अपन यहाँ पर नोट कर लेते हैं। क्या बोलेंगे, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था, पदार्थ की अवस्था परिवर्तन के समय भी, अवस्था परिवर्तन के समय भी एंट्रोपी में, अवस्था परिवर्तन के समय भी एंट्रोपी में वृद्धि होती है। अवस्था परिवर्तन के समय भी एंट्रोपी में क्या होती है, वृद्धि होती है। अर्थात पदार्थ की एंट्रोपी गैस की एंट्रोपी की सबसे अधिक होती है। ठीक है, अर्थात पदार्थ की एंट्रोपी गैस अवस्था में सबसे ज़्यादा होगी, है ना। पदार्थ, अर्थात पदार्थ की एंट्रोपी गैस अवस्था में, गैस अवस्था में सर्वाधिक होती है, सर्वाधिक होती है। ठीक है भाई। तो ये था अपना एंट्रोपी से संबंधित बात जो आप लोगों से पूछी जा सकती है। तो ये एंट्रोपी टॉपिक आपका जो है तो यहीं पर पूरी तरह से क्या हो जाता है, समाप्त हो जाता है। ठीक है ना। तो ये था अपना एंट्रोपी और उसकी भौतिक सार्थकता, कभी पूछ लिया जाए आप लोगों से तो ये चीज़ आपको यहाँ पर पता होनी चाहिए। ठीक है ना। तो यहाँ तक की बात तो आप लोगों को समझ में आ गई होगी। ठीक है, चलो। तो ये था एंट्रोपी परिवर्तन से संबंधित बात। ठीक है, अब इससे संबंधित और भी एक टॉपिक और बचता है जिसमें यह अध्याय अपना पूरी तरह से समाप्त हो जाएगा। ठीक है ना। तो उस टॉपिक को पढ़ेंगे अपन नेक्स्ट वीडियो के अंदर। तब तक के लिए टेक केयर, बाय।